हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभावर्धन। आज हम करेंगे आपके कार्यपत्रक 9। ठीक है, आपके ये 22 अक्टूबर 2020 के हैं। आपको यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। आपका आज का जो उपविषय है वो है आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण। कि एक चर वाले रैखिक समीकरण आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर नया शब्द आपके लिए किया है, चर रैखिक समीकरण। तो इनको हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कहा है, प्रिय बच्चों, हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में हमने सीखा था। सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आओ सोचें। राजू और बीनू दो भाई हैं। राजू और बीनू क्या हैं? दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है। बीनू क्या है? राजू से 3 वर्ष छोटा है। परंतु राजू की आयु, ये ज्ञात नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा? ज्ञात नहीं है। ठीक है, कि राजू की आयु ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बोला है कि राजू की आयु नहीं पता आपको, लेकिन बीनू के लिए पता है कि हाँ, बीनू राजू से 3 साल छोटा है, कि राजू की उम्र कुछ भी होगी, बीनू उससे 3 साल छोटा होगा। तो हम क्या कर लेते हैं? हम मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जब राजू 12 वर्ष का होगा तो बीनू कितने का हो जाएगा? 9 वर्ष का। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि अगर बताइए राजू 12 वर्ष का है तो बीनू कितने का है, वो क्या करेगा? 12 में से 3 घटा देगा। ठीक है, इसी प्रकार जब राजू 15 वर्ष का है तो बीनू कितने वर्ष का हो जाएगा? 12 वर्ष का। ठीक है, उसमें से 3 घटा के। ऐसे ही अगर मान लो आपको कुछ और उदाहरण दिया जाता है, ऐसे करते करते आप हर बार निकाल लेंगे। लेकिन इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसी इतनी सारी परिस्थितियां हो जाएंगी तो उसमें सब परिस्थितियों को हम क्या करते हैं, एक लाइन में लिखने की कोशिश करते हैं। वो क्या होगी कि हम मान लेते हैं कि राजू जो है वो कितने का है? x वर्ष का है। ठीक है, कि x क्या हो सकता है? x यहाँ कुछ भी हो सकता है। x का मान, अब क्लास में मान ले 35 बच्चे हैं तो x का मान हर एक 35 बच्चे के अनुसार हो सकता है। ठीक है, तो उसके अनुसार वो बीनू की उम्र भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कि जो भी राजू की आयु है उसमें से 3 घटाकर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि राजू x वर्ष का होगा तो बीनू कितना हो जाएगा? x माइनस 3 वर्ष का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर हर एक बच्चा x अपनी मर्जी से अलग अलग चीज़ ले सकता है। ठीक है, तो अब x क्या कर दिया? x ने बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रख दी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको ट्राई करके देख सकें, वो इसने मौका दे दिया। ठीक है, अब देखिए, याद रहे x एक अचर राशि है। बेटा यहाँ अचर नहीं आएगा, चर राशि है। x क्या है? एक चर राशि है जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। हम x के स्थान पर l, p, m, t, y, z आदि भी चर राशि ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये यहाँ पर चर आएगा, अचर नहीं आएगा। ठीक है, ये सब क्या है? आपके चर हैं, अचर नहीं है। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लें, ये चर राशि है। ठीक है, चर क्या होते हैं? जो आपके हर एक मान को दर्शाते हैं। ठीक है, कि आप कोई भी मान वहाँ पर ले सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपसे कहा है कि आइए एक ही स्थिति की विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। कि आपको एक ही स्थिति दी है, उसके तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, कह रहे हैं सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। मतलब सरिता के पास जितने कंचे हैं वो जो अमीना के पास हैं उनसे 10 अधिक हैं। मतलब सरिता के पास, मान लीजिए अमीना के पास अगर 10 कंचे हैं तो सरिता के पास कितने होंगे? 20। अमीना के पास अगर 20 कंचे हैं तो सरिता के पास हो गए 30। ठीक है, अब देखिए दूसरे में आपको कहा है सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं और अमीना से 10 अधिक हैं। दूसरे में क्या बोल दिया? सरिता के पास बता ही दिया कि उसके पास कुल 20 कंचे हैं और अमीना से 10 अधिक हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों में क्या हो रहा है? अमीना के ऊपर निर्भर कर रहा है कि सरिता के पास कितने कंचे हैं। तो जिस पर निर्भर कर रहा होता है हम उसको मान लेते हैं। कि हमने मान लिया अमीना के पास x कंचे हैं। ठीक है, अमीना के पास कितने कंचे हैं? x कंचे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने मान लिया अमीना के पास x कंचे हैं। यहाँ पर बेटा सब अचर की जगह चर कर लें। ठीक है, सब चर कर लें, ये अचर नहीं है, यहाँ पर चर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कहा है सरिता के पास कितने कंचे हो जाएंगे? फिर अमीना के कंचों में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? सरिता के पास कंचे आ जाएंगे।
ऐसे ही यहाँ पर सरिता के पास कितने कंचे हो जाएंगे, x जमा 10। अब ये क्या होता है, इस तरीके की परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं, व्यंजक रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजक रूप। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरिता के पास अमीना से 10 अधिक कंचे हैं ये बोला है, लेकिन कितने कंचे हैं ये नहीं बोला। ठीक है, तो ये आपका व्यंजक रूप में रहा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x जमा 10 बराबर में 20, क्योंकि अब बताया हुआ है कि अगर अमीना के पास जितने कंचे हैं उसमें हम 10 जोड़ देते हैं तो हमें सरिता के पास वाले कंचे मिल जाते हैं, और सरिता के पास कितने कंचे हैं, 20, ये हमें बताया। तो जब ये बराबर का निशान लगा देते हैं हम व्यंजक में, तो वो क्या बन जाता है, इसका समीकरण रूप बन जाता है। ठीक है, ध्यान रहे ये बात। अब देखिए, ये कहा है आपसे, उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं और अमीना से 10 अधिक हैं, जिसे हमने समीकरण रूप में व्यक्त किया। ठीक है, उपरोक्त स्थिति में सरिता के पास 20 कंचे थे और अमीना से 10 अधिक थे, तो इसलिए हमने इसे समीकरण रूप में यहाँ पर व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए, आओ समीकरण को समझें। समीकरण होता क्या है, इसे हम समझते हैं। एक समीकरण की पहचान बराबर अर्थात समता के चिन्ह से होती है। एक समीकरण की पहचान किससे होगी, आपके ये जो बराबर का निशान है इससे। ठीक है, हम चर का प्रयोग करके रैखिक व्यंजनों का समीकरण बनाते हैं। हम चर का प्रयोग करते हैं, चर ये देखो x या y z जो भी होते हैं उनका प्रयोग करके हम समीकरण बनाते हैं। समीकरण में बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है। समीकरण में क्या होगा, जो बायां पक्ष होगा वो दाएं पक्ष के बराबर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको कहा है समीकरण का हल समीकरण के दो पक्ष तलों के पलड़ों की तरह होता है तथा दोनों पक्ष में जमा घटा गुना भाग संख्याएं की जा सकती हैं। ठीक है, जैसे देखिए, बचपन में आपने सब बच्चों ने अगर ये वाली तराजू देखी होगी, ठीक है, बहुत सारी कहानियों में भी आपने देखी होगी, तो क्या करते हैं इसमें कि अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ तोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपने मान लीजिए 5 किलो कुछ रखा है, तो आप यहाँ पर कब तक कुछ चीज़ रखते जाएंगे जब तक वो इसके बराबर ना हो जाए। अगर मान लीजिए वो ज़्यादा हो गई और आपको बराबर करनी, तो आप क्या करेंगे, इस 5 किलो में से कुछ घटाने लगेंगे। तो ऐसे कुछ घटा गुना भाग कर कर आप क्या करते हैं, दोनों पलड़ों को बराबर करते हैं। यही चीज़ आपको समीकरण में करनी होती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपको कहा है उपरोक्त समीकरण में x जमा 10 बराबर 20 जो आपको दिया था, उसमें x क्या है, चर है। ठीक है, x प्लस 10 क्या था, रैखिक व्यंजक था, और जब बराबर का निशान आपका आ गया तो वो क्या था, समता का चिन्ह था। ठीक है, अब देखिए, आपको यहाँ पर कहा है निम्नलिखित समीकरण में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटिए, समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए। कि जो समीकरण की जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है हमें वो छांटने हैं। तो देखो, एक चर वाले हैं मतलब जिसमें या तो x ही होगा या y ही होगा या z ही होगा, सिर्फ एक ही होगा, ज़्यादा नहीं होंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है आपके पास, x जमा 3 बराबर 5, तो मतलब ये आपका रैखिक समीकरण एक चर वाला हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये क्या हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे, ये भी आपका एक चर वाला है क्योंकि यहाँ पर y ही है। यहाँ पर भी क्या है, p है, तो ये भी आपका एक चर वाला हो गया। यहाँ पर भी क्या है, t है, तो ये भी एक चर वाला हो गया। आपको कुछ और नहीं देखना है, आपने बस ये देखना है कि उसमें एक चर है या नहीं है। इसमें भी आपका एक चर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, y है, x है, z है, ये तो 3 हो गए, तो ये आपका एक चर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 2x प्लस एक्स, अब यहाँ x 2 बार है, इसको दो चर नहीं बोलेंगे आप, ये एक ही चर है, x ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये आपके पास क्या है, x प्लस वाई और z, यहाँ पर 3 हो गए, तो ये भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर छठे और आठवें को छोड़कर बाकी सारे एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे और आप प्रश्नावली के सवालों को इनके आधार पर हल करने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।